Hello students, as you all know, we have already completed Gala paper 1 and Gala paper 2 of section C. Okay? तो गाला में क्योंकि कोई भी आंसर्स नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे पेपर्स करवा दें। तो आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के भी थोड़े दिन में मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स वीडियो तैयार ही है, खाली अपलोड करना बाकी है। तो इकोनॉमिक्स के पहले सेक्शन ए फिर सेक्शन बी, इस तरीके से इकोनॉमिक्स के सर डाल देंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस करा रही थी कौन से सब्जेक्ट की, अकाउंट्स। वेरी गुड। ओके, तो क्योंकि आपने बहुत प्यार दिखाया उन वीडियोस पे जो मैंने सेक्शन सी पेपर 1 और पेपर 2 का दिया है, तो कुछ लोगों का था मैम पहले पेपर वाइज कंप्लीट करा दीजिए, हम हर सब्जेक्ट का सेक्शन सी नहीं कर रहे, गाला वाइज पेपर वाइज कर रहे हैं पेपर 1। तो आज मैंने रेडी किया है पेपर 1 का ही सेक्शन डी। तो मैं आज आपको पेपर 1 का सेक्शन डी करा रही हूँ, फिर पेपर 2 का सेक्शन डी करा देंगे, देन पेपर 1 का ई, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप मुझे कितने मिनट का टारगेट दे रहे हैं ये बता दीजिए सेक्शन डी करने में, क्योंकि जैसे आपके 30 मिनट का टारगेट मैं 2 बार अचीव कर चुकी हूँ, तो आज हम 40 मिनट्स का टारगेट ले सेक्शन डी में। ठीक है, चलो तो 40 मिनट्स का टारगेट में हम सेक्शन डी आज कंप्लीट कर लेंगे, एक पेपर का, 2 का नहीं। ओके, चीटिंग नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो तो हम आ चुके हैं सेक्शन डी पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राहुल एंड गौतम्स आर फर्म, राहुल एंड गौतम्स फर्म, ओके, पार्टनर होंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज। और कौन सा मेथड वी आर फॉलोइंग, विच मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ लोग तो बोल ही रहे होंगे कि मैम ये तो हमको आता है, हम खुद कर लेंगे। ओके, कौन से ईयर से चालू करना है, ईयर 18 से 23 तक हमें चालू करना है। तो हम आंसर करते हैं। सबसे पहले सेक्शन डी हमको करना है एंड द क्वेश्चन नंबर इज 37। ओके, 34 लिख रही हूँ, द क्वेश्चन नंबर इज 37। ओके, तो सबसे पहले ईयर्स लिख लेते हैं। ईयर्स आपने क्या बोला, कहाँ से चालू करना है आपको, 18 से। तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 एंड 22, 23 तक थे। ओके, फिर क्या लिखने होते हैं अपन को, प्रॉफिट्स लिखने होते हैं। तो प्रॉफिट्स का कॉलम बना लीजिए। फिर क्या लिखने होते हैं, वेट्स लिखने होते हैं। फिर उनको वेट दे देते हैं हम 1, 2, 3, 4, और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखना होता है। ठीक है, यहां तक ये कॉलम्स हमको चाहिए होते हैं। ओके, अब मैं प्रॉफिट देख लेती हूँ कितना है हमारा। 20, 30, 37, 500। सो 20,000, 30,000, 37, 500। फिर कौन सा है, फिर कितना प्रॉफिट है बोलिए फटाफट। ओके, 45 एंड 60, 45,000 एंड 60,000। इस वाले सेक्शन में 2 क्वेश्चन गुडविल के आते हैं, तो आप गुडविल वाला चैप्टर तो अच्छे से कर लीजिए। और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, तो आपके 8 नंबर तो बैठे बैठाए मिल गए आपको। तो गुडविल वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लेना। 5 मेथड है, 5 में से कोई 2 जरूर पूछे जाते हैं। एक सिंपल होगा, एक सुपर प्रॉफिट का हो सकता है, कैपिटलाइजेशन का हो सकता है। ओके, चलो वेट दे लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, वेट दे लिया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, यानी प्रॉफिट को वेट से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला तो कुछ इंटेलिजेंट लोग बोल रहे हैं मैम 20,000 आएगा। ओके, दूसरा 60,000 आएगा, तीसरा 37,500 इंटू 3 करिए, 1 लाख, बोलिए 1,12,500। ओके, 1,12,500। चौथा 45,000 इंटू 4 करीजिए, 45,000 इंटू 4 तो आएगा 1,80,000। ओके, एंड 65,000 इंटू 5 कीजिए तो कितना आएगा, 6 5 33 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये हो जाएगा, पूरा नहीं हुआ, टोटल हो जाएगा इसका, रुकिए फटाफट कर देते हैं हम, 30 आ जाएगी इधर, और हाँ 6,725,000, 67,25,000। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलसी से। ओके, वेट्स का भी हमको क्या करना होता है, टोटल करना होता है। अब निकाल दीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, वेटेड WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है,
वेटेड प्रॉफिट आगे, वेरी गुड, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नो, वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप। क्या फॉर्मूला है, नीचे क्या है, टोटल वेट का टोटल निकाला ना, टोटल वेट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 67,25,000 डिवाइडेड बाय वेट कितना आया मेरा टोटल 15, डिवाइड करिए, कैसे यूज कीजिए, फटाफट कीजिए, 67,25,000, ओके, 67,25,000 डिवाइडेड बाय 15, ओके, 833.33, 67,25,000 ही तो था, 67,25,000, अच्छा 1000 नहीं है, ओके ओके, आप सही बोल रहे हैं, डबल जीरो है यहाँ पे, ओके, 6,72,500 है, ओके। तो यहाँ पे भी मेरा एक जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 44,833.33, ठीक है, ओके। अब आपको ये थोड़ी निकालना था, कई बच्चे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं पर वो क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे छोड़ना नहीं है बच्चों, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पूरा लिखना है, राइट, पूरा लिखना है एग्जाम में, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, बोलिए, परचेज, ओके। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 44,833.33। आप बोलो मैम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या, कर भी सकते हैं, पर आपके कैलसी में ये वैल्यू होगी इसलिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहले वाले कैलकुलेशन में ये वैल्यू आई होगी, डायरेक्ट इनटू कर दो 3 से, 3 इयर्स ऑफ परचेज था तो सीधे आप 3 से उसको क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, निकालो, 134499.99 आ जाएगा, और यू कैन से 134500, एक बार करके देख लो फटाफट, 44,833.33 इंटू 3, ठीक है, गॉट इट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तक नहीं छोड़ना है आपको, कहां तक करना है उसको, गुडविल तक करना है। तो ये आपका आंसर हो गया गुडविल। और स्टूडेंट जब भी आपका आंसर आ जाए तो ब्लैक पेन लेकर, अब मैं इस पे लिख रही हूँ इसलिए मैं ब्लैक पेन नहीं चला पाऊंगी, तो रेड पेन से, रेड पेन तो नहीं यूज कर सकते, ब्लैक पेन से आपको आंसर को सर्कल में डाल देना है। तो टीचर को जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी ना आपकी कॉपी चेक करने में, उतने नंबर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कॉपी खाली छोड़ देनी है, बोले बहुत ज्यादा कम, तब तो फिर 0 मिलेंगे, ठीक है। मतलब आई मीन टू से द वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके। कोई दिक्कत 37 में, हाँ बहुत इजी था, वेरी गुड। चलिए 38 क्वेश्चन, Hema, Rekha and Rakhi are partner of a partnership firm. They decided to change their profit sharing ratio from 3 to 1. तो किस पे आना है उन्हें, 1:1 पे आना है। Therefore they decided to make the valuation of goodwill, और उसके लिए क्या करना है, valuation of goodwill करना है। On the basis of partnership profit and other information, determine the value of goodwill। आपको कैसे निकालनी है, on the basis of purchase of on the basis of 3 years of purchase। कई बार 3 ऐसे लिखा होता है और हमको मिलता ही नहीं है, तो ये 3 years of purchase of सुपर प्रॉफिट। तो मैंने बोला ना 5 में से कोई 2 क्वेश्चन गुडविल के होते हैं, तो ये दूसरा भी गुडविल का है। और एसेट दे रखी है आपको, लायबिलिटीज दे रखी है, तो वो काय के काम आएगी, आपके गुडविल निकालने काम आएगी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, अभी मैं इसके नीचे कर देती हूँ फिर डिलीट करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, 38। तो क्वेश्चन नंबर 38, ओके। सबसे पहले आप ये सुपर प्रॉफिट में तो आपके स्टेप्स हैं, क्वेश्चन बुक में याद करो, स्टेप्स है। तो पहले स्टेप में हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलो, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, ओके। तो मैं लिख देती हूँ टोटल को मैं ऐसे लिखती हूँ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, नहीं आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ओके। चलिए टोटल एसेट कितनी है मेरी बताइए, यहां से देखिए 12 लाख, और ये रहा 12 लाख, और लाइबिलिटी कितनी है 5 लाख। तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 लाख माइनस 5 लाख, तो 5 + 7 = 12, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का 7 लाख, ओके।
पहला स्टेप क्लियर। दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, दूसरे स्टेप में क्या चाहिए होता है, फटाफट बोलो। एक्सपेक्टेड ROR, तो वो क्वेश्चन में हमें गिवन होती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ROR, देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, फटाफट देखो। एक्सपेक्टेड ROR ये रहा, कितना परसेंट है, 10%। बुक रखो सामने खुली, क्योंकि मेरे को बुक फटाफट फटाफट चलानी पड़ती है। तीसरा आपको क्या निकालना होता है, एक्सपेक्टेड ROR से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना होता है। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, स्टेप्स पता होने चाहिए, देन ओनली टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऊपर दोनों निकाले वही काम आता है तीसरे में। तो आ जाएगा, पहले क्या निकाला आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड ROR, रेट ऑफ रिटर्न, ओके। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था मेरा, 7 लाख, एंड एक्सपेक्टेड ROR कितना है, 10%। कैलसी में सीधे 7 लाख इंटू 10% करो, और आप इतना ध्यान रखो 10% निकालने की कभी कैलसी से जरूरत नहीं पड़ती है आपको। 11 से कैलसी इतना यूज करने की आदत है कि 5 - 2 पूछेंगे तो भी आप कैलसी पे करते हो। अरे 10% निकालने के लिए लास्ट की एक जीरो कम कर देते हैं, तो कितनी वैल्यू आएगी, 70,000, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। फोर्थ में बोलो क्या निकालते हैं, फोर्थ में बोलो क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे निकालना है। तो देखो आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे थे, कौन सा, 21, 22, 22, 23 एंड 23 से 24, तो 21 से 24 तक चलना। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को निकालना पड़ेगा, तो आप ईयर्स लिखो। तो कहाँ, हाँ ईयर्स, EARS, ओके। ईयर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 14, 15 ही है ना, हाँ 14, 15 नहीं है, क्या है आपका, 21, 22, ओके। 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओके। अब ये आ गया, प्रॉफिट्स लिख लो। प्रॉफिट कितने हैं हमारे, फटाफट देखो, 160, 140, 180 लिखो, 160, 140 एंड 180, ऊपर लिख दो प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट्स का क्या कर दो, टोटल, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो सिंपल एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज आप नीचे निकालना, वरना मेरा क्या है, क्वेश्चन बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए फिर मैं ऊपर लिखती हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स का प्रॉफिट है ये, 3। तो एक साल का कितना हो जाएगा आपका, 1,60,000, 16 3 48, ठीक है। एक बार करके देख लो, 48 डिवाइडेड बाय 3। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करता है। पूरे पेपर में एटलीस्ट आप 10 मिनट बचा लोगे 009 टाइप करके, तो 1,60,000 आ जाएगा। पर वो जीरो ध्यान से यूज करना, ठीक है। यहां तक आ गया, कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। पांचवा स्टेप कौन सा होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बोलो, इज इक्वल टू, बोलो, एवरेज प्रॉफिट, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो ऊपर फाइंड किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो बचा हुआ क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, 1,60,000, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा था, 70,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000। यहां तक कोई दिक्कत, 7 + 9 = 16, सही है, ठीक है। अब यहां तक थोड़ी छोड़ना है, क्या निकालनी थी, गुडविल। सुपर प्रॉफिट थोड़ी निकालना था हमें, क्या निकालनी थी, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला तो इजी है एकदम, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ओके, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 3। 9 3 18, नहीं सॉरी, 9 3 27,
2,70,000 इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल रुपीज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? डन। ये मेरी वैल्यू आ गई है गुडविल की, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग 38। डन। इसका भी ले लो 39, ये लो। डन। चलिए, तो 37 हो गया, 38 हो गया। अब करते हैं हम 39। मैं एक बार रब कर दूं, छोटा करके रब करती हूँ फटाफट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। आप रीड आउट करो जब तक क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या पूछा है। गुडविल के 2 इजी क्वेश्चन जो पूछता है वो तो हमारे हो चुके हैं। 5 मेथड है, 5 में से कोई भी दो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। 4-4 मार्क्स के होते हैं, सीधे सीधे 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। और बुक में से क्वेश्चन होते हैं, ओनली दे चेंज, समटाइम्स दे चेंज अ वैल्यू, नथिंग एल्स। ओके, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 39 पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्या निकालना है? कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट बनाना है। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव P&L स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। तो आप लिख देंगे कंपैरेटिव P&L क्या स्टेटमेंट, पूरा लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, जहां जहां मैं शॉर्ट लिख रही हूं आप पूरा लिखना। वो तो क्या है, आप मेरे को चैलेंज दे रहे हो, उस टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके ओके, चलिए। तो कॉलम्स कौन से होते हैं कंपैरेटिव में? किसको पता है? जल्दी, थोड़ा जल्दी। ओके, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, जहां आप सारी डिटेल्स लिखते हैं, और उसके अलावा हमारे पास 4 कॉलम होते हैं ईयर वाइज डेटा जो क्वेश्चन में दे रखा है उनका, एक इंक्रीज डिक्रीज का और एक परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का। तो आपके पास 4 कॉलम होते हैं। तो आप पहले डेटा ऊपर डिटेल्स लिख लीजिए। तो पहला कॉलम है आपका किसका? पर्टिकुलर्स। ओके, फिर उसके बाद आपके पास होता है, अच्छा है, वेरी गुड, कुछ बोल रहे मैम, एक और रह गया, वो होगा नोट नंबर। ओके, तो आप नोट नंबर लिख दीजिए, नोट नंबर। फिर आपका होता है ईयर, कौन सा ईयर है मेरा? 23 एंड 24, तो मैं 23 आगे लिखती हूँ, 31, 3, 24। फिर होता है इंक्रीज डिक्रीज का, इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिक्रीज को आप माइनस में डालना इन अमाउंट, है ना, डिक्रीज अमाउंट। और इंक्रीज डिक्रीज, अब मैं इंक्रीज डिक्रीज शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। तो ये अमाउंट है, ये परसेंट, इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में डाल दो तो दिक्कत नहीं होगी। वो माइनस, वो वाला ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है? माइनस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यहां तक मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। ओके, डन। चलो, अब एक एक पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है। कॉलम आप बुक में देख के भी बना सकते हो, देखो नोट नंबर लिखा हुआ है, तो आपको भी नोट नंबर का कॉलम बना देना है। ओके, सेल्स रेवेन्यू अदर इनकम। अरे किधर गया मेरा? हाँ, सेल्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? सेल्स। रेवेन्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्स लिख लो आप। तो कितनी दे रखी है सेल्स? 23 मैंने पहले लिखा है, तो 52 एंड 45, तो 52 लाख और 45 लाख। जिस ईयर का पहले लिखो उसी ईयर का लिखना। आधे बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन के जैसे मतलब ईयर चेंज कर देते हैं, छोटा वाला आगे लिख देते हैं, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो बुक का कॉपी कर देते हैं। तो पेपर में पहले कौन सा, क्वेश्चन में पहले कौन सा दे रखा है? 24 पहले दे रखा है, लेकिन मैं आंसर में कौन सा पहले लिख रही हूँ? 23 पहले लिख रही हूँ। तो आगे पीछे वैल्यू भी करना मत भूलना। तो 52, 45। ओके, अब बोलो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है वैल्यू, कितने से? 5 to 7 लाख से। अब परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज देखो, मैं यहां से निकाल के बताती हूँ आपको कैसे आएगा। 7 लाख डिवाइडेड बाय 52 लाख, बेस ईयर का लेना यानी प्रीवियस ईयर का, इनटू 100। ठीक है, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 52 लाख, तो आपका आंसर आएगा 30 इंटू 100। तो कैलसी में डायरेक्ट 2 पॉइंट आगे चला देना, तो आपका आ जाएगा 13.46%, और माइनस में आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है।
ठीक है। आप ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो आप माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। आप ब्रैकेट नहीं डालना चाहते तो आप क्या लगा लो, माइनस का साइन लगा लो। ओके, सेल्स आ गया आपका। अब क्या लिखो, अदर इनकम। क्या लिखेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम देखो कितनी दे रखी है, 10 लाख एंड 2 लाख। ये भी बहुत कम हुई आपकी। पहले 10 लाख की अदर इनकम थी, अब कितने की है, ओनली 2 लाख। तो कितने से कम हुई है, कम हुई है ना 8 लाख से। ये भी काय में आएगा, माइनस में। ओके, अब वो निकाल लो तो ये परसेंटेज तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, 80% आएगा माइनस में। साइन क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि ऊपर लिखा है ना, वो कॉलम ही परसेंटेज का है, तो आपको यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप लगाएंगे तो भी कोई टीचर गलत नहीं करता, मैंने कॉलम ही परसेंटेज का बनाया। अब इनकम आ गई आपकी टोटल, तो आप पहले इनकम खत्म कर दीजिए। जहां मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ वहां पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। तो इनकम का टोटल कर दीजिए, तो यह कॉलम आ जाएगा आपका टोटल इनकम का, ठीक है। तो आप यहां लिख लीजिए टोटल इनकम। 52 प्लस 10 कितना हो गया, 62 लाख। 45 प्लस 2 इज 47 लाख। अब 47 में से 62 माइनस कर दीजिए, तो 47 माइनस 62 फिर 15 आएगा, 15 लाख। और कम हुआ है तो माइनस में आएगा 15 भी। और ऊपर वाला देखो 8, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 7 और 8 लाख प्लस करने के बाद भी नीचे क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 7 टू 14 और एक 1 और प्लस क्या 15 हो गया। तो ऐसे और ऐसे दोनों मैच हो जाना चाहिए आपका। परसेंटेज टोटल करके मत लिखना, परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालना है आपको, देखो परसेंटेज मैं निकाल के बता देती हूँ। वो कैसे निकालना है आपको, 15 लाख, कई बच्चे ऊपर वाले को टोटल करके लिख देते हैं परसेंटेज में भी। 15 लाख डिवाइडेड बाय 62 लाख इंटू 100। ओके, तो मैं 15 डिवाइडेड बाय 62 कर देती हूँ, तो आपका आएगा 24.19 माइनस में, ठीक है। 24.19, ऊपर दोनों माइनस पे थे इसलिए ये माइनस में ही आएगा, लेकिन दोनों का प्लस नहीं आएगा। ओके, चलो इनकम हो गई। खर्चे देखते हैं, अब खर्चे का कॉलम दे रखा है क्या, यस, नेट परचेज और अदर एक्सपेंस। तो लिखते हैं नेट परचेज, परचेज लिखेंगे तो भी चलेगा। परचेज कितने का है, परचेज 38 लाख और 32 लाख। ओके, तो 38 पहले है और 32 पीछे से ही पढ़ा था मैंने, 32 लाख। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो परचेज भी डिक्रीज हुई है हमारी, कितने से डिक्रीज हुई है, 6 लाख से। तो माइनस में 6 लाख, पूरा क्वेश्चन माइनस में चल रहा है, तो परसेंटेज में माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख। बोलो 6 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख इंटू 100, ठीक है। तो करो, कितना आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 38 कर लो, तो आपका आएगा 15.79। राउंड ऑफ कर लिया मैंने, ठीक है। तो 15.79, ये भी माइनस में आएगा। ओके, और कोई खर्चा दे रखा है, यस, अदर एक्सपेंस भी दे रखे हैं। वो परसेंटेज ऑफ सेल्स है अदर एक्सपेंस, तो आपको उसको सेल्स पे निकालना है। तो सेल्स कितनी है हमारी, 52 लाख पे, और कितना परसेंटेज दे रखा है, 52 लाख का 22%। तो आप यही लिख दो 52 लाख का हाउ मेनी परसेंट, नहीं 22 थोड़ी, उधर वाला देखना है पहले, 18%। और हाँ, अरे 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 व्हाट इज, क्या हो गया है, एक मिनट बच्चों। 52 लाख का 18%, ठीक है। 52 लाख का 18%, तो आएगा 9,36,000, 9,36,000। और दूसरा आ जाएगा 45 लाख का, वो मैंने अभी देखा था, कितना परसेंट था, 22%। जगह कम है मेरे पास थोड़ी, आप पहले कॉलम बड़े बड़े बनाना मेरे जैसा ना, ठीक है। तो वो आपका आएगा 9,90,000, ठीक है। 45 लाख का 22%, 9,90,000, ठीक है, ठीक है। अब देखो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं, 54,000 से बढ़ रहे हैं। अब ये बढ़ रहे हैं तो प्लस में आएंगे, ठीक है। 54,000 से बढ़ रहे हैं, 90 में से आप सीधे माइनस कर लीजिए 36, तो 54,000 आएगा, ठीक है।
चलिए अब आपको क्या करना है, परसेंटेज निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, अब तो पता चल गया ना आपको, 54,000 डिवाइडेड बाय 9,36,000 इंटू 100। तो आप परसेंटेज निकालेंगे, मैंने कैलसी में चला लिया, परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आएगा 5.77। देख लीजिए, मैच कर लीजिए फटाफट। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। खर्चे भी आ गए तो खर्चों को भी आप टोटल कर लीजिए। ओके, तो देखिए इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 47,36,000। 47,36,000 इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका आएगा, फटाफट करो, 32 लाख प्लस 9,90,000। तो 32 प्लस 9 हो गया 41,90,000। अब 6 लाख में से 54 माइनस करना, क्यों? क्योंकि 6 लाख प्लस माइनस का है, 54 प्लस का है। या फिर डू वन थिंग, 47,36,000 में से माइनस कर दो 41,90,000, यानी आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों मैच होना चाहिए। तो आपका मैच होके कुछ ऐसा आएगा, 9,46,000 आता दिखता है। 9 लाख थोड़ी, ओ क्या कर रही हूँ, 5 लाख, हाँ 5,46,000। तो ऐसे भी मैच करिए, ऐसे भी। तो ऐसे तो मैंने मुंह से ओरली कर दिया था, ऐसा वाला मैं कर देती हूँ, 36,000 माइनस 41,90,000। तो आपको चेक हो रहा है ये, यस 5,46,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? परसेंटेज निकाल दीजिए, 5,46,000 डिवाइडेड बाय 47,36,000। वापस बोलू, ओके, 5,46,000 डिवाइडेड बाय 47,36,000 इंटू 100। बोलिए परसेंटेज, बोलिए कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। 11.53। अब बताओ माइनस का आएगा या प्लस का? ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? देखो यहां से यहां ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज काय में आएगा आपका? माइनस में। ओके, गॉट इट। ये ऊपर, ये परसेंटेज वाला कॉलम ऊपर से मैच मत करना, वो नहीं मैच होगा ऊपर से। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा हो गया है, आगे चलते हैं। अब जब आपके पास टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंस आ गए, तो क्या निकालना पड़ेगा? माइनस करने के बाद प्रॉफिट, राइट, वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। चलो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे? इसको या तो नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो टोटल एक्सपेंस, लिख दो यहाँ पे, और इसको नाम दे दो बी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा आपका? ए माइनस बी। तो टीचर के लिए इजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। 62 लाख में से माइनस कर दो 47,36,000। बोलो कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। 14,64,000। ओके, इधर वाला बोलो, 47 लाख में से माइनस करो 41,90,000, तो आ रहा है 5,10,000। ओके, अब इस 14,64,000 में से माइनस करो 5,10,000, तो आ रहा है 9,54,000। ओके, यहां तक भी कोई दिक्कत? एक बार मैं चेक कर लूं, आपके कहने पे लिखा है मैंने -5,10,000, 9,54,000, ठीक है। अब 9,54,000 डिवाइडेड बाय 14,64,000, तो आपका परसेंटेज आएगा 65.16। 6 के बाद 3 है इसलिए बढ़ाना नहीं है, ठीक है। 65.16। ओके, अब बताओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इधर से इधर कम हो रहा है, तो 65.16 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा, वेरी गुड। तो नहीं, ये वाला कलर था ना मेरा, माइनस में आएगा, ठीक है। कम हो रहा है ना वैल्यू, प्रॉफिट। ओके, ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या निकाल लेंगे? टैक्स की रेट दे रखी है क्या? टैक्स की रेट देखे तो कैलकुलेशन करनी है। टैक्स की रेट दे रखी है क्या? यस दे रखी है, देखो इनकम टैक्स 30%, तो टैक्स भी निकालना पड़ेगा। चलो आगे लगे रहो मुन्ना भाई। कॉलम्स पहले ही पूरे बना लेने चाहिए, थोड़े बच जाएंगे तो चलेगा, पहले पूरे बना लिया करो, ठीक है। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स
कितना परसेंट है? 30%। तो 14,64,000 का 30% निकाल लो तो आएगा 4,39,200। ठीक है, ये इनकम टैक्स आ गया। दूसरा 5,10,000 का 30% निकाल लो। कैसे चला रही हूं मैं साथ साथ आपके लिए, आप भी चलाओ। 1,53,000 ताकि साइमल्टेनियसली चेक हो जाए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि मैम यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्योंकि कई आलसी इतने ऐसे होते हैं ना कि वो मेरी वैल्यूज को देख देख के ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे, वो कॉमन सेंस में लगाएंगे कि ऊपर से माइनस आ रहा है। तो जिन बच्चों को कुछ गलती पकड़ाक में आए कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है या ये मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज कमेंट, तो ताकि मैं दूसरों को क्लियर कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें से ये माइनस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 2,86,200 माइनस कर लीजिए 4,39,200। ओके, 4,39,200 माइनस 1,53,000 तो 286,200 आ गया आपका। अब इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए। 286,200 डिवाइडेड बाय 4,39,200 तो कितना परसेंट आ रहा है? ओके, अगेन 65.16। बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है तो माइनस में। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। ओके, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही तो निकालना था। ओके, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,024,800। बच्चों देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो जरूर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट 3,57,000। ओके, नेक्स्ट इसमें से ये माइनस करिए 6 लाख, क्या बोल रहा है 6,67,800। एक बार मैं कर लेती हूँ। 9,54,000 माइनस, मुझे उन बच्चों की चिंता होती है जो बिल्कुल कॉपी करते हैं ना, उनकी ज्यादा चिंता होती है। जो नहीं करते उनको तो मेरे को समझ में आ जाता है कि वो खुद से भी कर लेंगे। ओके, 6,67,800। ओके, परसेंटेज निकालिए। 6,67,800 डिवाइडेड बाय 10,24,800। ओके, सेम परसेंटेज आ रहा है, इसमें भी कम हुआ है तो 65.16 और माइनस में। नाउ योर आंसर इज कंप्लीटेड। कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंप्लीट हो गया। परसेंटेज के लिए आप चाहो तो जैसे मैंने लास्ट में वर्किंग की है वो वर्किंग नोट में बना सकते हो, ठीक है, ताकि मैम को पता चल जाए कि आपको और सबका बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कैलसी में सॉल्व करते हो, पर 2-3 का बना देने का, ताकि मैम को पता चल जाए कि आपको आता है निकालना। ठीक है, फोटो ले लो फटाफट। 39 डन। ओके, अब कितने क्वेश्चन बचे हमारे? 40 और 41, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, आप पहले ये फोटो ले लो, फिर मैं रब करती हूँ। चलो रब कर दूं। ओके, 40 मिनट्स का टारगेट। हाँ, 9 मिनट में 2 क्वेश्चन कैसे करूंगी? पर बच्चों मेरे लिए टारगेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, एक बार कर लिया तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जानी चाहिए, फिर हमें वो कोई भी कहीं से भी पूछ ले, चाहे वैल्यू चेंज करके, नाम चेंज करके, थोड़ा सा ट्रिकी करके, तो हम अपना दिमाग यूज कर सके। राइट, ओके, चलो कौन सा क्वेश्चन करना है? 40। कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपको? 40। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको किसके? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल लिमिटेड। ठीक है, चलिए फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है, सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग दे रखा है। ओके, फटाफट आप मेरे साथ चालू हो जाइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 40। थोड़ा स्पीड में कराती हूँ, देखती हूँ मैं कोशिश कर पाती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाई तो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। रेशियो वाले चैप्टर्स में आपको क्या याद करने पड़ेंगे? फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो फटाफट, जब तक मैं लिख रही हूँ। याद करो, नहीं याद है तो बुक खोल के देखो फटाफट।
Stock turnover ratio is equal to COGS. Very good. What is the full form of COGS? Cost of goods sold. Very good. Divided by average stock. स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो नीचे क्या आएगा? एवरेज स्टॉक आएगा. ओके, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पहले COGS चाहिए. तो COGS का फॉर्मूला बोलो. क्या क्या दे रखा है? COGS का फॉर्मूला बोलो. सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, या मतलब सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूंगी, तो वो मेरे पास जीपी आ जाएगा. राइट? सेल्स का अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल दूंगी तो वो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. और अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, पहले उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट तो चाहिए ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले अमाउंट में निकालो क्योंकि मेरे को परसेंटेज में दे रखा है. तो सेल्स का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकाल दो ग्रॉस प्रॉफिट. और एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो सेल्स में से जैसे प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, दो फॉर्मूला लगेंगे. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो पहला हमारा वर्क, ये थोड़ी सी जगह छोड़ देना इसके नीचे क्योंकि इसकी वैल्यूज लिखनी बाकी है ना. तो वर्किंग नोट 1. ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ही निकाल लेती हूँ पहले ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा है इनटू जीपी रेट. ठीक है, सेल्स कितनी है आपकी? वैल्यू देखो फटाफट. 30 लाख का 30%. ठीक है, 30 लाख का 30%, तो 3 3 9, तो आपका आई थिंक 9 लाख आ जाएगा. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख आ गया तो वर्किंग नोट 2 मैं COGS निकाल देती हूँ. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि COGS, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो COGS, तो मैम को भी पता चल जाएगा कि आपको पता है COGS को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं. ओके, तो उसका फॉर्मूला बोलो. COGS इज इक्वल टू सेल्स में से क्या माइनस कर दो? जीपी माइनस कर दो. रेट नहीं, रेट थोड़ी, अमाउंट चाहिए ना, दोनों अमाउंट है. ओके, सेल्स तो हमें पता है कितनी थी? 30 लाख. ऊपर ही तो माइनस करी, और 30 लाख सॉरी. ठीक है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 9 लाख. तो आपका COGS कितना आ गया? 21 लाख. तो मुझे एक वैल्यू तो मिल गई देखो. तो यहाँ पे मैं लिख दूं COGS इज 21 लाख. ठीक है, ये कैसे आई? वर्किंग नोट 2 से. ठीक है, ये रहा वर्किंग नोट 2. मैम यहाँ से देख लेगी. समझ में आया? चलो फिर डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? यस, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. वेरी गुड, समझदार होते जा रहे हो. ठीक है, तो हम निकालते हैं वर्किंग नोट 3. एवरेज प्रॉफिट कहां से आ गया? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग वैल्यू देखो 3,50,000 एंड 2,50,000. ओके, 3,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों के बीच का होता है 3 लाख. ठीक है, क्योंकि हो गया ऊपर 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 2 इज 3 लाख. तो यहाँ पे लिख दो कितना आया था? 3 लाख. 3 7s are 21, तो लाख से लैक्स कट जाएगा और 3 7s are 21. तो आंसर काय में आता है इसका? टाइम्स में. ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, टाइम्स लिखना जरूरी है, टाइम्स लिखना जरूरी है. ठीक है, और मैं अपने आंसर को ऐसे डाल देती हूँ. टाइम्स नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, ये ले लो, स्क्रीनशॉट लो. 40 भी कंप्लीट. एक क्वेश्चन बच गया, ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने को आ गया. आई नो दैट, पर अभी मेरा कौन सा कितना क्वेश्चन बाकी है? एक क्वेश्चन बाकी है. 41 छोटा सा ही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो 1-2 मिनट तो आप चला लोगे, राइट ना. मैं आपको समझाती हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लगता है. अगर मैं समझाऊं नहीं और लिखती जाऊं तो हार्डली 15 मिनट्स का है सेक्शन डी. सेक्शन सी 10 मिनट्स, सेक्शन डी 15 to 18 मिनट्स. ओके, 2.5 घंटे में अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए. चलो 41 तो बहुत इजी है. तो आपको क्या बनाना है? हाँ, वो कैश फ्लो में से आता है 41. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. 41 हमेशा इसमें से आएगा, कैश फ्लो में से आएगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो
महा इजी है, एकदम इजी। चलो, तो आपको कैलकुलेशन तो मैं लिख देती हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम 41 क्वेश्चन, ओके कैलकुलेशन लिख रही हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो, आप ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना मैम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो हम फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं, या फिर एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग होता है जो बिजनेस को फाइनेंस करता है, जैसे जहां जो आपने 11th का वो चैप्टर याद करो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वहां पे जितनी चीजें पढ़ी थी ना, इक्विटी से, डिबेंचर से, लोन लेकर, किसी से पैसे बोरो कर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। डिबेंचर इशू कर, प्रेफरेंस इशू कर, वो सब किस में आएंगे? क्रेडिट, हाँ वो ट्रेड क्रेडिट से, वो सब किस में आएंगे? फाइनेंसिंग में आएंगे। और इन्वेस्टिंग में कहाँ पे आएगा? जब आपके पास पैसा है एंड यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, तो आप एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, या एसेट्स को बेच रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा। अगर बेचोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो, और खरीदोगे तो, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। यस, काका थोड़ी लगता है आपका जो फ्री में दे देगा, या आप खरीदोगे तो भी आपको पैसे देगा। एक्टिविटीज, ओके ठीक है। चलो, तो कौन कौन सी एक्टिविटी देखिए, पहले आप बताओगे। सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो आप सेल कर रहे हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, तो अगर सेल करते हैं तो पैसा आता है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता। अच्छा, पता है आपको, वेरी गुड। सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा? मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना इनफ्लो, ठीक है। एक कॉलम पर्टिकुलर का बनाने का, एक कॉलम अमाउंट का बनाने का। जल्दीबाजी में मैं कॉलम बनाना ही भूल गई, अमाउंट, ठीक है। एक कॉलम पर्टिकुलर, अब नहीं मिटाऊंगी। आप मुझे टाइम का टारगेट देते हो तो मैं क्यों मिटा मिटा के लिखूँ, खत्म होने वाला है मेरा टाइम। हाँ ठीक है, कितने अमाउंट है? 8,80,000। अच्छा दिखाऊं, ये देखो, लो। अच्छा ओके ओके, मुझे बोल रहे मैम देखो, ओके माफ कर दो। चलो नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑफ लैंड। अगर परचेज करोगे लैंड तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो परचेज ऑफ लैंड इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो? बोलो जल्दी, आउटफ्लो। परचेज ऑफ लैंड क्या हुआ, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको खाली बताने के लिए लिख रही हूँ। 1,48,000, अभी तो सही लिखा है ना। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन, वो भी आउटफ्लो, अभी तो बता दिया। अब मैं परचेज को ऐसे लिखती हूँ, परचेज ऑफ CHINE, और आउटफ्लो को भी ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। आउटफ्लो, ये ऊपर वाला कॉपी हुआ है, ठीक है। अमाउंट बोलो परचेज ऑफ मशीन का, 98,000। 98,000, हाँ आउटफ्लो को माइनस में लिखना, सॉरी मैं भूल गई, ठीक है। वो इनफ्लो था, आउटफ्लो को माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, एसेट ही है ना, ओके। सेल ऑफ फर्नीचर, पैसा आएगा, इनफ्लो। इनफ्लो है तो प्लस में, हाउ मच अमाउंट? 45,000। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? अरे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, तो वो आपने पैसा, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके पास पैसा आएगा डिविडेंड का। डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, ठीक है, तो इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नाम ही है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो हुई बेटा। क्या है ये? इनफ्लो को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इनफ्लो, ठीक है। कितने अमाउंट का है? 40,000, ठीक है। नेक्स्ट, पेड फॉर गुडविल। पेड फॉर गुडविल बोलो, एसेट ही तो है गुडविल, तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा, वेरी गुड। तो आपने पेड किया है, लिखा हुआ ही है पेड, यानी आपने किसी और का रेपुटेशन या वगैरह, किसी का बैठा बैठाया नाम का बिजनेस खरीदा होगा या नाम खरीदा होगा आप उसके नाम से, तो उसके लिए आपको पढ़ा था ना 11th में पढ़ा होगा, परचेज गुडविल
दो प्रकार की गुडविल होती है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ मेड गुडविल। सेल्फ मेड यानी आपने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया था और धीरे 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 बिल्ड करते करते आपने अपनी गुडविल बनाई, वो सेल्फ मेड गुडविल। और परचेज गुडविल किसी और का बिजनेस था, उसकी रेपुटेशन मार्केट में पहले से थी, 5 साल वो काम कर चुका है, अब आप उस बिजनेस को खरीद रहे हो तो आपसे एसेट और लायबिलिटी का पैसा तो लेगा ही माइनस करके, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके, और गुडविल का भी पैसा लेगा क्योंकि वो सर्वाइव करता हुआ आया है। तो पेड फॉर गुडविल, गुडविल इज अ रेपुटेशन इंटेंजिबल एसेट। ओके, पेड किया तो वैल्यू माइनस में 32,000 है, 32,000, तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो फटाफट। शेयर, ये मैंने अभी आपको बताया, शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो भी तो आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एंड लोन बोरोड, ये भी आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पड़ा है। तो ये तीनों एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये यहां पे आएगी क्या, नहीं आएगी। ऑपरेटिंग टफ है बच्चों, अगर आप कैश फ्लो वाला चैप्टर छोड़ना चाहते हैं तो आप ऑपरेटिंग फिर भी स्किप कर सकते हैं कि ठीक है बहुत टफ पड़ रहा है, पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एकदम इजी है, पढ़ते ही पता चल जाता है पैसा आ रहा है या जा रहा है, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है पैसा आएगा या जाएगा, आपको सेम टू सेम बुक में से कॉपी करना है और आपको देखना पैसा आएगा या जाएगा। अगर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा और सेल करोगे तो पैसा आएगा, रिसीव्ड हो तो पैसा आएगा, पेड हो तो पैसा जाएगा, सिंपल है ना। तो वो आप ध्यान रखो, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपने जितने सोर्स पढ़े थे ना वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, और एसेट से रिलेटेड जितनी चीजें होती है वो सब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अब आपको प्लस माइनस कर देना है, माइनस वाली सारी टर्म एक साथ और प्लस वाली सारी टर्म एक साथ, तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो लिखना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ कितना आ रहा है आंसर फटाफट, 105,000, ठीक है, और काई में आ रहा है माइनस में, तो ये आउटफ्लो आ रहा है आपका, एग्जैक्टली नेट आउटफ्लो आ रहा है। ओके, तो माइनस को आप काई में डाल दोगे ब्रैकेट में, तो वो माइनस वाली वैल्यूज आप सारी ब्रैकेट में डाल सकते हो, प्लस वाले एक साथ रखो, माइनस वाले एक साथ करो, या आपके पास तो कैलसी है, सीधे सीधे करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो 5 मिनट मैंने खाली एक्स्ट्रा लिए हैं आपके। अच्छा, मैं आपको खाली एक बात बताना चाहती हूँ, बुक में सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप ऑनलाइन जाकर क्वेश्चन क्लिक कर कर ऑनलाइन एआई से पूछते हैं तो कई बार चांसेस होते हैं आंसर गलत आने के, कई बार हो सकता है मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए तो यहाँ पे आंसर गलत आए। तो आप अगर साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं मेरे साथ साथ, तो अगर आपका वैल्यू कहीं और आ रहा है और मेरा वैल्यू कुछ और आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं दूसरे बच्चों को सुधार सकूं, और मैं उस वीडियो में लिख दूंगी, मतलब लास्ट में उसके साथ एक और वीडियो अटैच करके डाल दूंगी कि ये मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक अलाउड करना मेरे को भी, मैं भी इंसान ही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में जरूर लिख देना ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाए। और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। सेक्शन डी कल हम करेंगे, सेक्शन डी किसका, पेपर 2 का, फिर हम वापस पेपर 1 पे सेक्शन ई, फिर एफ। ओके, चलो लगे रहो, एग्जाम आने वाली है, बस करते जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे ये ले लीजिए फटाफट। ओके, तो माई टाइम इज ओवर, गुड बाय। इफ यू वॉन्ट माई इंफॉर्मेशन तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं, यूट्यूब